हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर विचार करेंगे कि सर्कुलर पाथ पर जब कोई भी बॉडी या कोई भी व्हीकल ट्रेवल करता है तो उसको मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो कैसे मिलता है, और उससे रिलेटेड जो दो तीन इम्पोर्टेंट केस हैं हम लोग उस पर विचार करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया है कि हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो विचार करेंगे, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर पाथ। दूसरा टॉपिक, अवॉइडिंग द डिपेंडेंस ऑन फ्रिक्शन इन सर्कुलर मोशन, और मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें से हम लोग सबसे पहले टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक बात याद कर लें कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ब्लॉक को, किसी भी व्हीकल को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंटर के तरफ एक फोर्स की जरूरत होती है जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हमेशा mv² r के बराबर होता है। m मास ऑफ व्हीकल है, v स्पीड ऑफ व्हीकल है, और r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अलग अलग केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग कारण से हम लोगों को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कार जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए उसे जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है। यहाँ पर एक कार या एक ब्लॉक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। इस कार को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए हमेशा सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, जिसका वैल्यू अभी जस्ट हम बताए थे कि mv²r के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर mv²r इस कार को कहाँ से मिलेगा? तो याद रहे, जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई ब्लॉक सर्कुलर पाथ पर मूव करने का कोशिश करता है तो उसका टेंडेंसी सेंटर से बाहर की तरफ जाने का होता है, और साथ में फ्रिक्शन का ऐसा नेचर है कि वो हमेशा मोशन का अपोज करता है। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग यहाँ स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कार सर्कुलर पाथ पर मूव कर पाया या कर पाएगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। ध्यान समझ लीजिए, यानी कि इस पार्टिकल, इस ब्लॉक, इस व्हीकल को इस सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में F इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by friction. Therefore फ्रिक्शन का वैल्यू कितना के इक्वल हो जाएगा? mv²r के इक्वल हो जाएगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू mv²r। इसको नोट कर लें आप लोग कि जब भी कोई ब्लॉक, जब भी कोई व्हीकल लेवल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसको मूव करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। और उस केस में रिलेशन हम लोगों को क्या मिलेगा? म्यू इंटू एन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी म्यू इंटू एन इज इक्वल टू mv²r। यहां से हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे कि पार्टिकल या ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम कितना स्पीड से इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकता है। तो mv²r का जो वैल्यू है वो हो जाएगा म्यू इंटू एन, v² का वैल्यू हो जाएगा r इंटू म्यू इंटू एन डिवाइडेड बाई m। हम लोगों को पता है जब भी कोई ब्लॉक फ्लैट सरफेस पर होता है तो उसका नॉर्मल और वेट दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, इसलिए नॉर्मल का वैल्यू हम लोग कितना पुट कर देंगे? mg डिवाइडेड बाई m, mm खत्म।
आई एम सॉरी, यहाँ पे आर होगा। तो जो v का वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट म्यू आर जी। ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लें कि अगर कोई व्हीकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो फ्रिक्शन से मिलेगा। अगर वो लेवल रोड पर चल रहा है यानी कि फ्लैट सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से मिलेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इसलिए हम लोग mv² के इक्वल पुट कर देंगे, और वहां से जो स्पीड का एक्सप्रेशन निकला वो निकला अंडर रूट म्यू इंटू आर इंटू जी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होता है। यानी कि म्यू का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उतना अधिक स्पीड से हम लोग इस पाथ पर मूव कर पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ म्यू का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू यानी म्यू एल के इक्वल पुट कर देंगे, म्यू एल जनरली इसको म्यू एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हम लोगों को मैक्सिमम स्पीड पता चल जाएगा कि मैक्सिमम स्पीड कितना, मैक्सिमम स्पीड से ये ब्लॉक, ये व्हीकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकता है। यानी कि वी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू एस इंटू आर इंटू जी। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, इसे आप लोग नोट कर ले। ठीक है, इस फॉर्मूला को नोट कर ले। एक एग्जांपल हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, जो टॉपिक अभी हम लोगों ने कवर किया उसी से रिलेटेड है ये। A car has to move on a level turn of radius 45 meter if the coefficient of static friction between the tire and the road is mu s is equal to 2.0. Find the maximum speed the car can take without skidding. याद रहे, अभी जस्ट हमने चर्चा किया था कि अगर किसी भी व्हीकल को सर्कुलर पाथ पर मूव करना है तो उसको मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। अगर फ्लैट सर्कुलर पाथ है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो केस दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है लेवल टर्न। लेवल टर्न का मतलब है फ्लैट सर्कुलर पाथ है, और फ्लैट सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने पीछे अभी जस्ट अभी कुछ देर पहले देखा था। तो कितना मैक्सिमम स्पीड से कार मूव करेगा विदाउट स्किडिंग, उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर इंटू जी। यहाँ पर क्वेश्चन में म्यू एस का वैल्यू मेंशन किया हुआ है 2.0, रेडियस मेंशन किया हुआ है 45 मीटर, और जी का वैल्यू 10 हम लोग जानते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी कि बिना स्किड किए अगर इस कार को उस सर्कुलर पाथ पर मूव करना है तो उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पर विचार करेंगे। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि फ्लैट सर्कुलर पाथ पर किसी व्हीकल को मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड करना उतना भरोसेमंद नहीं है। इसलिए फ्रिक्शन के डिपेंडेंस को हटाने के लिए एक अलग से हम लोग युक्ति यूज करते हैं कि या तो बाइकर या कार को इंक्लाइंड कर देंगे हम लोग, या तो रोड को ही इंक्लाइंड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान समझिए। मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है, ठीक,
ये सर्कुलर पाथ, इसको अगर हम लोग इंक्लाइंड कर देंगे तो ब्लॉक सरफेस पर रहने के कारण इंक्लाइंड हो जाएगा, और इंक्लाइंड हो जाएगा तो उसका नॉर्मल जो होगा उसका दो कंपोनेंट बनेगा। जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यानी कि अगर हमको फ्रिक्शन से डिपेंडेंस को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो रोड को इंक्लाइंड करना पड़ेगा, या तो जो बाइकर है, जो साइक्लिस्ट है, उसको खुद अपना इंक्लिनेशन बनाना पड़ेगा ताकि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों को मिल पाए। तो मान लीजिए कि बैंक को या तो कर्व कर दिया गया है, आई एम सॉरी, रोड को या तो इंक्लाइंड कर दिया गया है, या ब्लॉक खुद अपने आप इंक्लाइंड हो जाता है वर्टिकल से थीटा एंगल पर। तो नॉर्मल का दो कंपोनेंट होगा, एक हो जाएगा एन साइन थीटा जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, और एक हो जाएगा एन कॉस थीटा जो परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर ये ब्लॉक इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो हर फोर्स बैलेंस हो जाएगा, यानी कि mg को बैलेंस कौन करेगा, n cos थीटा। तो n cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा mg, और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों को कौन प्रोवाइड करेगा, n sin थीटा, यानी कि n sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। हम लोग दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 2 बाई 1, तो मिलेगा हम लोगों को n sin थीटा बाई n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r डिवाइडेड बाई mg, mm कैंसिल, nm कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लें कि अगर फ्रिक्शन पर डिपेंडेंस को हटाना हो, यानी कि बिना फ्रिक्शन के अगर सर्कुलर पाथ पर व्हीकल को ले जाना है तो इसे हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। याद रहे, सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, किसी भी ब्लॉक को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो ब्लॉक को इंक्लाइंड कर देंगे, अदरवाइज जो रोड है उसको इंक्लाइंड कर देंगे, ताकि नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो n sin थीटा बनेगा वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाए। ऐसा करने पर हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg आता है। यानी कि आप जिस स्पीड से चलेंगे, यहाँ पर देखें, अगर रेडियस कांस्टेंट हो तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू फिक्स है 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो tan थीटा का वैल्यू सिर्फ v पर डिपेंड करेगा। यानी कि अधिक स्पीड से चलने के लिए अधिक इंक्लिनेशन चाहिए, और कम स्पीड से चलने के लिए कम इंक्लिनेशन चाहिए। तो यहाँ पर नोट कर लें दो बात। पहला कि अगर फ्लैट सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल को मूव करना है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, और अगर फ्रिक्शन से डिपेंडेंस को हटाना हो तो हम लोग या तो ब्लॉक को वर्टिकल से इंक्लाइंड कर देते हैं, अदरवाइज रोड को ही इंक्लाइंड कर देते हैं। इस दोनों केस में नॉर्मल का एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पहला बार हम लोगों ने देखा कि किस मैक्सिमम स्पीड से पार्टिकल या ब्लॉक सर्कुलर पाथ, फ्लैट सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकता है, तो अंडर रूट म्यू आर जी। और दूसरा, अगर हम लोग इंक्लिनेशन यानी कि फ्रिक्शन पर डिपेंडेंस को खत्म करके अगर मूव करना चाहते हैं सर्कुलर पाथ पर, तब हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। इस दोनों बात को अच्छे से याद कर लें, तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं ताकि समझने में आराम हो। ठीक चल रहा है।
एग्जाम्पल लिख लें आप लोग। अंकेश बोलना ना, हम लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख कर। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि सर्कुलर ट्रैक of radius 600 meter is to be designed for cars at an average speed of 180 km per hour. What should be the angle of banking of the track? तो यहाँ पर हम लोग रोड को बैंक कर रहे हैं, मतलब है कि फ्रिक्शन से डिपेंडेंस को हटाना चाहते हैं ताकि फ्रिक्शन से डिपेंडेंस हट जाए और नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हम लोगों को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाए। इस केस में अभी जस्ट हम लोगों ने देखा टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो v स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल के दिखाइए, यानी थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। दिया हुआ क्वेश्चन में क्या क्या है, रेडियस क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि 600 मीटर है, यानी आर का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे 600 मीटर। जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने स्पीड से चलना है तो 180 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर दिख रहा है कि सारा क्वांटिटी एसआई यूनिट में दिया हुआ है, जबकि स्पीड जो है वो एसआई यूनिट में नहीं दिया हुआ है, तो स्पीड को हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। 180 इंटू 5/80 जो कि आया 50 मीटर पर सेकेंड। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी, यानी कि 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 600 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 10। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12 या थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। दिस इज आवर आंसर। इससे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग बैंक रोड पर बैंक रफ रोड पर अगर हम लोग मूव करना चाहते हो तो हम लोग मैक्सिमम कितना स्पीड से उस रोड पर मूव कर सकते हैं सर्कुलर पाथ पर। अगले वीडियो में हम लोग इस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।